हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था और ग्रोथ अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी थी। और हम लोगों ने ये समझा था कि वो जो ग्रोथ अकाउंटिंग की इक्वेशन है वो क्या बताती है। हम लोगों ने ये समझा था कि जो ग्रोथ अकाउंटिंग की इक्वेशन है उससे ये पता चलता है टेक्नोलॉजी की वजह से आउटपुट में कितनी ग्रोथ होती है, लेबर की वजह से आउटपुट में कितनी ग्रोथ होती है और कैपिटल की वजह से आउटपुट में कितनी ग्रोथ होती है। अब ये जो ग्रोथ अकाउंटिंग, ये सब कुछ हमने जो पढ़ा है ग्रोथ अकाउंटिंग के बारे में, अब इसका कंक्लूजन क्या है। तो जब हम इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर का मतलब है ग्रोथ अकाउंटिंग में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखिए ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन से अच्छी तरह से फैमिलियर हो, है ना। समझा चुका हूं मैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब अगर इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये है, इस वाली वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की हो गई। इस वाली वैल्यू को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपका ये बचा। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर आपको ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पता है, आपको पता है प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेबर, इट इज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेबर, और आपको पता है प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन कैपिटल। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको पता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेबर, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन कैपिटल, और आपको अल्फा की वैल्यू पता है। अल्फा क्या था? अल्फा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल पैरामीटर। अगर हमें ये चार बातें पता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ रेट है या प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ अकाउंटिंग में वो यही तो था कि हम लोग ए का मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में होने वाले प्रोपोर्शनल इंक्रीज को जान पाए। देखिए हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है हमें ये तो पता होता है कि लेबर और टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज हुआ है, बट कुछ और भी चीजें होती हैं, वो चीजों की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो इस इक्वेशन से हमारे ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए पुटिंग टुगेदर में दूसरी बात क्या है, जो ग्रोथ अकाउंटिंग है वो हमें हमें ये बताती है कि आउटपुट में ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब आउटपुट में जो ग्रोथ हुई है उसके कुछ कारण हमें दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, और आउटपुट के कुछ कारण हमें साफ नहीं दिख रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पड़ोस में दो हलवाई की दुकानें हैं, राम सिंह, श्याम सिंह। राम सिंह के पास दो कारीगर है, श्याम सिंह के पास दो कारीगर है, दोनों के पास सब चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। फिर भी राम सिंह का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है श्याम सिंह के मुकाबले। इसका कारण क्या है? राम सिंह की जो लेबर है वो ज्यादा स्किल्ड है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, बट उस इफेक्टिवनेस को काउंट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम ये तो काउंट कर सकते हैं कि दोनों के पास दो लेबर है, हम ये भी काउंट कर सकते हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल कैसी है, बट स्किल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ अकाउंटिंग का एक कंक्लूजन ये भी है कि जो ग्रोथ हुई है उसको ब्रेक कर दो कि ग्रोथ किस किस वजह से हुई है। अब ग्रोथ होने के जो कारण है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स। ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्रोथ हुई है और जिनको हम काउंट कर सकते हैं। वो है लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल को आप काउंट कर सकते हो, बट ग्रोथ का कुछ और भी कारण है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल फैक्टर। रेजिडुअल फैक्टर को ए बोलते हैं, ए का मतलब है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और रेजिडुअल फैक्टर को सोलो रेजिडुअल भी कहा जाता है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और सोलो रेजिडुअल को ही हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ इग्नोरेंस। मेजर ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है इस चीज को हम काउंट तो नहीं कर पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
और या फिर इसको टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। तो रेजिडुअल फैक्टर्स को चलो रेजिडुअल भी बोलते हैं, मेजर ऑफ इग्नोरेंस भी बोलते हैं और टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। अब देखिए जब हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं तो आम तौर पे हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? टेक्नोलॉजी का मतलब है नई तरह की मशीन आ गई है और हमारे पास काम करने के नए तरीके आ गए हैं। मतलब टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या मानते हैं? हमारे पास कुछ नए तरीके आ गए हैं। किस चीज के? टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के नए तरीके आ गए हैं। न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स, अब नई इन्वेंटेड मशीन्स हैं। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का मतलब हम लोग ये समझते हैं कुछ नए तरीके आ गए, बिल्डिंग बनाने की नई मशीन्स आ गई हैं और न्यू सोर्स ऑफ पावर आ गई हैं। देखिए पावर के सोर्स पहले क्या था? पावर का सोर्स था, पहले लोग लकड़ियां जलाते थे, घर का खाना बनाते थे। अब पावर्स के अलग अलग सोर्सेस आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाने के नए तरीके, नई मशीन्स या नई पावर्स, सिर्फ इस चीज से नहीं है कि कुछ नई चीजें आ गई हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी का मतलब इस चीज से भी है कि आपके काम करने के तरीके में सुधर रहे हैं और काम करने की जो परिस्थितियां हैं, काम करने की जो सिचुएशंस हैं वो सुधर रही है। तो अगर काम करने की परिस्थितियां, काम करने की सिचुएशन में भी इंप्रूवमेंट होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कल इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। अब वो जो मैंने बात कही है कि काम करने की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट, काम करने की परिस्थितियों में इंप्रूवमेंट, उसका क्या मतलब है? इसे हम कह सकते हैं चेंज इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क को करने का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, अगर वो इम्प्रूव हो जाता है, वो चेंज होता है। चेंज होता है किस तरह से? इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में। तो वो भी टेक्नोलॉजी ही कहलाएगी, वो भी कहलाएगी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देखिए अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट तरीके से काम करती है तो कंट्री में इन्वेस्टर्स के लिए काम करना, बिजनेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। और जब बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर के लिए काम करना इजी हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे तो कंट्री की ग्रोथ ज्यादा होगी। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं आएंगी, नई नई तरीके, बिल्डिंग मशीन्स के नहीं, ये भी आएगा। इसके अलावा एक और चीज है डिग्री, चेंज इन डिग्री ऑफ मोनोपोली। देखिए मोनोपोली नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन तो देखिए पूरी तरह से दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा हो, मोनोपोली ना हो। क्योंकि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, एक फर्म होती है, उसी चीज का डर तो होता नहीं है कंपटीशन का, तो वो बेकार प्रोडक्ट भी बनाती है, महंगे रेट में भी देती है। पर जब कंपटीशन बढ़ता है, मोनोपोली की डिग्री चेंज होती है, मोनोपोली कम होती है, तो हमें सस्ती चीजें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो गया है। इसके अलावा है लिटरेसी ऑफ लेबर। अगर हम लेबर की लिटरेसी को बढ़ा देंगे तो वही लेबर ज्यादा काम करेगी, ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब पुटिंग टुगेदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आखिरी बात है, वह है प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन इन ए। मतलब जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ना, उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कैसे नहीं है, क्या है, ये सब समझते हैं। देखिए लेबर को, कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, किसी की स्किल्स को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। एजुकेशन को भी कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि हाँ, अगर किसी इंसान के पास ज्यादा डिग्री है तो वो ज्यादा एजुकेटेड है, बट एजुकेटेड है ये जरूर नहीं है कि वो अच्छे परफॉर्मेंस से काम भी कर पाएगा। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ डिग्री लेना प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम टेक्नोलॉजी को, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक प्रॉपर वे नहीं है। ये हो गया। अब जो हमारा ये 5वां चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें अगली चीज ये पढ़नी है कि जो ग्रोथ अकाउंटिंग है बेसिकली, जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास इसको नापने का कोई सही तरीका नहीं है।
बट फिर भी कुछ तरीके बनाए गए हैं इनको नापने के। अब उन तरीके को हम लोग समझेंगे कि वो तरीके क्या हैं। ठीक है, तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को नापने के तीन तरीके बनाए गए हैं, तीन मेजरमेंट हैं, तीन अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस, दूसरी अप्रोच है इंडेक्स नंबर, और तीसरी अप्रोच है इकोनोमेट्रिक मेथड। एक और बात, ये जो तीनों मेथड है ना, बेसिकली हमारे सिलेबस में सिर्फ इनका मीनिंग है, इनके कुछ मेरिट्स हैं, उनके कुछ डिमेरिट्स हैं, और इनके कुछ एजम्पशंस हैं। इन मेथड्स को डिटेल में नहीं समझाया गया है, क्योंकि ये मेथड डिटेल में तभी समझ में आएंगे, इनके ऊपर प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है। जैसे थर्ड हमारा मैट्रिक मेथड है इकोनोमेट्रिक मेथड्स। तो इकोनोमेट्रिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर में है, और ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में। तो अगर वह वो पढ़ रखा है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। प्रॉब्लम यही है, इस मेथड पे, सिर्फ इन तीन मेथड पे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप देखना पिछले साल के पेपर्स में, तो आपको पता चलेगा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें सिर्फ हमसे मेजरमेंट्स की अप्रोचेस पूछी गई हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने की। इन तीन मेथड्स को डिटेल में तो समझाया नहीं गया है, तो बहुत सारी बातें समझने में हमें दिक्कत होती है, बट करनी तो पड़ेगी क्योंकि 20 मार्क्स की बात है। तो जितना पॉसिबल हो पाया है उस टेक्निकल लैंग्वेज को मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले मेथड से। और जो पहला मेथड है वो है हमारा डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को नापने का जो हमारा पहला मेजरमेंट है, यू कैन से पहली अप्रोच है, दैट इज डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। देखिए, डेटा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस या फिर डेटा होता क्या है, इट इज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमारे पास कोई प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होता है। नो प्रोडक्शन फंक्शन इज एज्यूम्ड। जैसे हमने ग्रोथ अकाउंट में एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया था ना, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वैसा इस मेथड में नहीं होता है। वो देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्शन फंक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम इसलिए इस अप्रोच को बोलते हैं दिस अप्रोच इज नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, कोई प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम नहीं करा है, इसलिए मेथड नॉन पैरामेट्रिक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को यूज नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो आपका क्वांटिटी का जो पेपर है, सब्जेक्ट है, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। वन मोर थिंग, ये जो लीनियर वर्ड है, लीनियर का मतलब क्या है, जो ग्राफ बनेगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, बट यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो उस ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए, वो ग्राफ ऐसे हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ऐसे हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसमें किसी तरह का कर्व नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट ऐसे होती है, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, वो सीधी लाइन होगा। अब हम करते क्या है इस मेथड में, किस तरह से हम लोग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर, क्या कंपेयर करते हैं, रेशो ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लीजिएगा, हम लोग इनपुट और आउटपुट जो भी है, जब उसको इस तरह से मिलाते हैं कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनती है, और उस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर मोर देन वन नहीं होती है। ये तो हुआ मैथमेटिकली कि किसी भी वेरिएबल की पावर मोर देन वन नहीं होती है, हर वेरिएबल की पावर वन ही होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y = z। इस इक्वेशन में देखिए x1, ये इन सब की पावर वन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुई। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लीनियर कॉम्बिनेशन का रेशो लिया जाता है, और वो जो रेशो लिया जाता है वो लिया जाता है ओवर द रेशो, ओवर द रेशो ऑफ ए लीनियर। यहाँ पे मैंने इनका मतलब आपको पता है, ऑफ जो लाइन ऊपर लिखी है वही लाइन नीचे लिखी है।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो क्या करना है, हमें एक रेशो लेना है ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ओवर रेशो ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, और उनको कंपेयर करना है अक्रॉस द ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा पे हमें इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है। ये हुआ आपका डाटा एनवलपमेंट मेथड या फिर डाटा एनवलपमेंट एनालिसिस। देखिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब में भी आप पढ़ोगे ना तो काम की बात यही है, और ये बातें अरेंज करने में सिस्टमेटिक समझने में भी आपको टाइम लग जाएगा। तो आप इसे नोट कर दीजिएगा, एग्जाम में मेथड आएगा तो लिख दीजिएगा। बट अब इस मेथड के अंदर कुछ कमियां हैं, यू कैन से लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन समझते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से ना चीजें दिमाग में चली जाती हैं, एग्जाम में लिखने में भी फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड की क्या कमियां हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए इसकी पहली लिमिटेशन तो ये है, जब हम लोग जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा है, उसको जो हम लोग वेट देते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने से डाटा को जब हम वेट देते हैं उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने से हमारी जो स्टडी होती है, हमारा जो एनालिसिस होता है वो उतना यू कैन से पावरफुल नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है, इस फॉर्म में, इस मेथड के अंदर क्या कहा गया है, ईच फॉर्म विद हाई आउटपुट इनपुट रेशो, यानी जितनी भी ऐसी फर्म है जिनका आउटपुट इनपुट रेशो हाई है उनको एफिशिएंट माना जाता है। उनको क्या माना जाता है, उनको एफिशिएंट माना जाता है। फिर चाहे उनके आउटपुट और इनपुट का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, उनके आउटपुट और इनपुट का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। इनके अकॉर्डिंग हर वो फर्म एफिशिएंट है जिसका आउटपुट इनपुट रेशो हाई है, ठीक है, चाहे उसका आउटपुट इनपुट का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, उनको कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ लेना देना है उसके रेशो से, ठीक है। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है इस मेथड की। अगली लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अगर ये वाली लिमिटेशन नहीं लिखोगे एग्जाम में तो फिर आपको मार्क्स कट जाएंगे, ज्यादातर मार्क्स आपकी कट जाएंगे। वो है दिस मेथड इज नॉट स्टोकेस्टिक। अब ये जो वर्ड है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए वर्ड पहली बार आया होगा। नॉट स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम समझते हैं स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है। स्टोकेस्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई भी क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डाटा, जहाँ पे डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर हम डाटा को बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना किसी पक्षपात के कैलकुलेट करते हैं और यू कैन से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है, किसी को कम प्रेफरेंस नहीं दी है, हम लोग ने सबको बराबर इक्वल ही चांसेस दिए हैं सिलेक्ट होने के, तो सिचुएशन को स्टोकेस्टिक कहते हैं। यानी कि किसी भी तरह का कोई बायस नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बट ये मेथड जो है इसमें ऐसा नहीं है, इट इज नॉट स्टोकेस्टिक, यानी कि इसमें भेदभाव होने के चांसेस रहते हैं। which demanding on data and make the method sensitive to outlier। क्योंकि इस मेथड में स्टोकेस्टिक यूज नहीं है, नॉट स्टोकेस्टिक है मेथड, इसलिए ये जो मेथड है वो सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगली बात ये है, अगली लिमिटेशन ये है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी फर्म पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं हो सकती है। किसी भी फर्म को एफिशिएंट, पूरी तरह से एफिशिएंसी की सिचुएशन प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, एफिशिएंटली काम करने के लिए रेगुलेशंस एक लिमिट में होने चाहिए, बट अगर रेगुलेशंस हैं, ड्यू टू रेगुलेशन इन सम सिचुएशन नो फर्म माइट बी एफिशिएंट ड्यू टू रेगुलेशन। तो अगर रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस का मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना रहे हैं जहां से, जिनकी वजह से फर्म को काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उस सिचुएशन में कोई भी फर्म एफिशिएंट नहीं होगी। ये इस मेथड की लिमिटेशन थी। अब हमारा जो अगला मेथड है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, वो मेथड है इंडेक्स नंबर।
अब जो इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर हम दो तरह के इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। पहला है सोलो का इंडेक्स नंबर और दूसरा है ट्रांसलोक इंडेक्स नंबर। अब हम लोग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का हमारा दूसरा मेथड समझेंगे, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखिए, इंडेक्स नंबर को जब आप एग्जाम में समझाओगे, अगर आपसे मेथड पूछे जाते हैं तो पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये लिखे बिना ये जो थ्योरी है अप्लाई नहीं होगी। और मैं बोल देता हूं, आप लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच if we take number of assumptions, according to this approach if we take number of assumptions, then it is possible to calculate total factor productivity। मतलब अगर हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं तो हम लोग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसा पॉसिबल है। मैं दोबारा बोल देता हूं अगर किसी का छूट गया है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच if we take number of assumptions, then it is possible to calculate total factor productivity from observations। कैसे कैलकुलेट होगी? ऑब्जर्वेशन से, यानी जो हमारे पास डेटा है। आगे लिखिएगा without having to specify exact production function, without having to specify exact production function, not forcing it to be uniform across ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब है अगर हमारे पास एक एग्जैक्ट स्पेसिफाइड प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है और वह यूनिफॉर्म भी नहीं है, तब भी हम लोग डाटा की हेल्प से टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जो इंडेक्स नंबर है हमारा, उसमें पहले हमें पढ़ना है सोलो इंडेक्स। सोलो इंडेक्स इस इक्वेशन की हेल्प से अपना एक्सप्लेनेशन देता है। ये इक्वेशन कैसा है, ये मैंने ग्रोथ अकाउंटिंग में समझा दिया था, बट एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास ये फंक्शन होता है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है हम लोगों ने लेबर को पहले लिख लिया, कैपिटल को बाद में। अब अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद ये आ जाएगा। ये क्यों आएगा? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये क्यों आएगा भाई, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में पहले समझा दिया है। थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोग भी कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को तो इधर लिखा रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू इधर ले आइएगा। तो ये ऑलरेडी ऐसे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमने करा क्या है, बाद में ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी ना, इसको तो लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये वैल्यू देखिए ये आ गई, और ये वाली जो वैल्यू है इसको पीछे लिख लिया है, इस वैल्यू को आगे लिख लिया है। अगर आप ऐसे भी लिखा रहना दोगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग वही है, इंटरप्रिटेशन वही है, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वो आपकी मर्जी है। बुक में तो एक्चुअली क्या होता है, इक्वेशन को ना कैलकुलेट करने के बाद बाकी जितना भी एडजस्टमेंट होता है कर देते हैं, फिर फाइनली लिख देते हैं। अब अगर आप चाहते हो एग्जाम में पूरे नंबर मिले तो ये सारी बातें बता देना। वाई आउटपुट है और आउटपुट है वैल्यू एडेड फॉर्म में। एल लेबर फोर्स है, कैपिटल स्टॉक है। कई बार बच्चे ना लिख के तो आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन, मिलते नहीं है 20 नंबर। कारण क्या होता है, आप ये सारी चीजें छोड़ देते हो यार, भाई तो टीचर को पता होगा। टीचर को तो भाई सब कुछ पता है, जो हमारा पेपर चेक करेगा ना सब कुछ पता है। हमारा फर्ज है ये लिख के दिखाना, उसमें कोई आप आलस मत करा करो। अब ये जो हमारे पास है log a का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। log y का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। log k का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक। log l का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स। अल्फा का मतलब है इनकम शेयर ऑफ कैपिटल इन वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडिशन में कैपिटल का कितना शेयर है। वन माइनस अल्फा का मतलब है इनकम शेयर ऑफ लेबर इन वैल्यू एडिड। इसे आप नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में। मैं आपसे बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से ना आपको चीजें आती नहीं है, प्रैक्टिस होती नहीं है, एग्जाम में फिर लिख नहीं पाते हो, उससे कोई फायदा होता नहीं है। अब सोलो इंडेक्स आगे क्या कहता है, देखिए सोलो इंडेक्स ये कहता है, इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ
सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आती है। अब अगला क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहला आप ये समझिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आएगी अकॉर्डिंग टू सोलो इंडेक्स, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सोलो इंडेक्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आती है तो इसका मतलब क्या है, लिख लीजिएगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसका मतलब यह है कि इनकम शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, यानी इनकम का कितना हिस्सा लेबर को मिलता है, इनकम का कितना हिस्सा कैपिटल को मिलता है, वो कांस्टेंट रहेगा। पहली बात तो इसका जो मतलब है वो ये है, इसका इंपैक्ट ये होगा। दूसरा इंपैक्ट ये है, अगर आप वेज रेट को 5% से बढ़ाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा 5% से ही। कहने का मतलब यह है जिस परसेंटेज में आप वेज रेट बढ़ाओगे उसी परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो, और इसको डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन MRTS। अब MRTS क्या होता है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसोक्वेंट कर्व होता है, आइसोक्वेंट कर्व की जो स्लोप होती है दैट इज MRTS, और MRTS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये MRC है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप कैपिटल लेबर रेशियो के परसेंटेज चेंज को डिवाइड कर दो MRTS के परसेंटेज चेंज से। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप कैपिटल को बढ़ा दो और लेबर को कम करो, जिससे कि आपका जो आउटपुट है, आइसोक्वेंट का मतलब है जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग कैपिटल और लेबर में चेंज करते रहते हैं। इसका ये जो है हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही बताती है, वो जो चेंज होगा वो हम लोग किस तरह से करेंगे। डिटेल में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपका सोलो इंडेक्स तो हो गया है। अब जो दूसरा इंडेक्स नंबर हमें पढ़ना है दैट इज ट्रांसलोग इंडेक्स नंबर। अब ट्रांसलोग इंडेक्स में क्या करा गया है, देखिए इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने दे गया है, लेकिन इसके आगे क्या करा है, डेल्टा ले लिया है। ठीक है, इसके आगे क्या करा है, इसके आगे भी डेल्टा ले लिया है, और यहाँ पे टी लिखा है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो ए नहीं लिखा है, बुक में लिखा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब एक ही होता है, ए को ही टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, मैंने ए ही लिखा रहने दिया है। उसके बाद क्या करा है, ये जो अल्फा है अल्फा नहीं लिखा है, अल्फा की जगह लिखा है SKT प्लस SKT -1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्यों लिखा है, ये क्या है, इस ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया गया है, बट डेल्टा ले लिया है और ये ऐसे हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ डेल्टा लिया है, यहाँ डेल्टा लिया है। अब आगे शायद व्हाइट बोर्ड पे आएगा नहीं तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 1 माइनस अल्फा को हटा दिया है, 1 माइनस अल्फा की जगह ट्रांसलोग में लिख दिया है SLT प्लस SLT -1 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जगह लिख दिया है डेल्टा log L। तो ये इक्वेशन है ट्रांसलोग की। इस इक्वेशन को रफ कर देते हैं, बस मैंने इंटरलेट करके बता दिया है कि इसकी हेल्प से आप इसे कैसे याद रखोगे, बाकी बातें तो आपको पता है, ये समझ लेते हैं क्या है। इसका मतलब है इनकम में कैपिटल का कितना शेयर है, शेयर ऑफ कैपिटल इस साल, टी का मतलब इस साल, अगर हम टी को इस साल मान लेते हैं, और T-1 का मतलब हो गया कैपिटल का शेयर पिछले साल वाला। ठीक है, T-1 पिछले साल वाला, T इस साल वाला। तो
कैपिटल का जो शेयर था इस साल का और पिछले साल का, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज ले लिया उसका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करा है, लेबर का शेयर इस साल का, लेबर का शेयर पिछले साल का, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, उसका भी एवरेज ले लिया गया है। ट्रांसलोक इंडेक्स ये था। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ मेरिट्स हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं आप लिख लीजिएगा। पहला इसका मेरिट तो ये है, सोलो ने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फिक्स माना था। 1 था ना, 1 यानी कांस्टेंट तो फिक्स थी, इन्होंने फिक्स नहीं माना है, इन्होंने उसको फ्लेक्सिबल माना है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल माना है। और आप बाकी मेरिट लिख लीजिएगा। दूसरा मेरिट इसका ये है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज इज नॉट न्यूट्रल। अब ये जो वर्ड आया है न्यूट्रल, इसको डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर है ही इस चीज के बारे में। दोबारा बोल देता हूं, दूसरा जो इसका मेरिट है, पहला मेरिट तो ये है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फिक्स नहीं माना है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंज इज नॉट न्यूट्रल, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल चेंज न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एक रेशो में इंक्रीज नहीं होता है, सेम रेशो में इंक्रीज नहीं होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज नॉट न्यूट्रल, इट्स मीन इज दैट marginal productivity of labor and marginal productivity of capital is not increasing in equal proportion. Technological change is not neutral, its mean is that marginal product of labor and marginal product of capital is not increasing in same proportion, ठीक है। तीसरा इसका क्या फायदा है, तीसरा क्या मेरिट है, इसमें कहा गया है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शिफ्ट कर जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट कर जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन विल शिफ्ट इफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज नॉट न्यूट्रल। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज न्यूट्रल नहीं होता है, जैसे इसमें माना गया है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। लिख लीजिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन विल शिफ्ट इफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज नॉट न्यूट्रल। ये 3 कंक्लूजन्स हैं इसके। अब कुछ और बातें इसके बारे में लिखिएगा। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना आसान है। एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज फ्लेक्सिबल, टेक्नोलॉजी की जो स्पेसिफिकेशन है वो फ्लेक्सिबल है। और एक इसका मेरिट और लिखिएगा, फर्म कैन प्रोड्यूस विथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, फर्म जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर सकती है। अब इसका क्या तर्क है कि फर्म अलग अलग टेक्नोलॉजी से क्यों प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिक्स होती है ना, तो हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है ना, तो अलग टेक्नोलॉजी को यूज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब है लेबर और कैपिटल में किस तरह से चेंज करोगी। बट अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो उन लेबर और कैपिटल यानी टेक्नोलॉजी को चेंज करने का फायदा मिलेगा। अब इसके ना कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो अब डिसएडवांटेज लिखिएगा। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जो डाटा की क्वालिटी है, ये सारी चीजें डाटा की क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एजम्पशंस हैं जिसके बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वी कैन नॉट इमेजिन ट्रांसलोक इंडेक्स नंबर, दैट इज एजम्पशंस। इसमें कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है, तो जब इसको परफेक्ट कंपटीशन के बेस पे बनाया गया है और परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, तो ये इसका एक डिमेरिट है। अब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का हमारा जो आखिरी मेथड है, आखिरी अप्रोच है, ये है हमारा इकोनोमेट्रिक्स मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं और उसके बाद एक रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं।
रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं भी बता देता हूँ जिससे वो कनेक्ट कर पाए, ठीक है, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। तो पहली बात, हम एक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करके हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन को। दोबारा समझिएगा, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लोगे, रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से एस्टिमेट करोगे एक प्रोडक्शन फंक्शन को, और ये हमने फिर जो एस्टिमेट करा है प्रोडक्शन फंक्शन, फ्रॉम दिस प्रोडक्शन फंक्शन वी गेट द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और इस एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से हम लोग रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इस तरह से कैलकुलेट होती है। अब इस मेथड के कुछ फायदे हैं, यानी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, इस मेथड में कुछ एजम्पशंस नहीं माने गए हैं, कुछ फालतू के एजम्पशंस होते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं, इसने वो नहीं माने। वो कौन कौन से एजम्पशंस है, पहला एजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसने नहीं माना। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है इनपुट डबल करोगे तो आउटपुट भी डबल होगा, नहीं माना इसने क्योंकि ऐसा होता नहीं है। फिर इसने माना है कि परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं होता है, ये एजम्पशन इसने लिया ही नहीं है। और परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, जो लेबर होती है उसकी जितनी भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, उस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको वेज दी जाती है, और कैपिटल की जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग उसको रेंट दिया जाता है। मीन्स लेबर की जो वेज होती है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होती है, कैपिटल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है। इसने ऐसा नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अब बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस एक मेथड होता है, उस मेथड के अंदर मैं अगर आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं तो हम लोग ये मान लेते हैं ये किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट है, और ये एक कोई साल है, मतलब हम लोग मान लेते हैं 1990s, 1991, 1992 लाइक दिस, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेंडिचर जो करा है एडवर्टीजमेंट पे, फॉर एग्जांपल है 1 करोड़ और फिर 1.2 करोड़, और ऐसी इन्होंने एडवर्टीजमेंट करते रहे। किसी टाइम पे इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट कम भी कर दिया होगा बीच में। यहाँ पे सवाल तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना समझ लो कि हर साल इन लोग कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट करा, और एडवर्टीजमेंट करने के बाद इस साल देखिए, इस साल इनको इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। यानी दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस साल का एडवर्टीजमेंट और इस साल का प्रॉफिट। हम ये मान के चलते हैं ये 2020 तक का दिया है। अब क्या होता है, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन कैलकुलेट करी जाती है। एक्सपेंडिचर को हम ई से नोट कर देते हैं, और इसको पाई से, प्रॉफिट का मतलब होता है पाई, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड इक्वेशन, एस्टिमेटेड इक्वेशन। और उस एस्टिमेटेड इक्वेशन के बेस पर 2020 तक का तो हमारे पास डाटा है ऑलरेडी, हमें पता है हमने इस साल इतना करा एक्सपेंडिचर, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना करा, इतना एक्सपेंडिचर हुआ। अब एक फर्म है जिसके पास 2020 तक का डाटा है, अब वो ये देखना चाहती कि 2020 के बाद अगर मुझे अगर मुझे एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करना है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। मतलब ये फर्म भी ये देखना चाहती है कि अगर मैं इस साल 2 करोड़ रुपीस का एडवर्टीजमेंट करती हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, यानी प्रिडिक्शन करना। या 2022 में मैं इतने रुपए का एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इस एस्टिमेटेड इक्वेशन की हेल्प से ही निकाला जाता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, या फिर हमारे इस साल में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी होगी। तो वो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट की प्रिडिक्शन करी जाती है ना, वो इस एनालिसिस के बेस पे ही करी जाती है, और ये होता है हमारा
रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे सारे मेथड कंप्लीट हो गए, बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं इनकी क्या कमियां हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये लिखना आपके लिए बहुत ही आसान है। लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन ये है कि हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिए थे। क्यों एजम्पशंस लिए थे? पहला एजम्पशन तो अब जो अभी मैंने बताया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लिया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का लिया, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एजम्पशन लेने की वजह से हम लोगों ने ये माना कि हम लोग लेबर को इतनी वेज देते हैं जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल को उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। बट ये एजम्पशंस गलत हैं, ये इन मेथड्स की कमियां हैं। लेकिन ये कमी इकोनोमेट्रिक्स मेथड में नहीं थी, ये जो कमी थी ये इकोनोमेट्रिक्स मेथड के अलावा हमारे जो बाकी मेथड हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, उन मेथड में है ये कमियां। तो अब इस चैप्टर में एक आखिरी बात बचती है, और वो जो आखिरी बात है वो है इश्यूज एंड डिबेट रिलेटेड टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यू हैं, उन इश्यूज पे डिबेट होती है। अब वो इश्यूज क्या हैं? देखिए, पहला इशू है डाइकोटोमी बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, यानी टेक्नोलॉजी और कैपिटल के बीच में एक डाइकोटोमी है, यानी कि एक विरोधाभास है। अगर हम कैपिटल को बढ़ाते हैं तो टेक्नोलॉजी पे उसका जो इम्पैक्ट है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, पिछले कुछ सालों में कई कंट्री के ऐसे एक्सपीरियंसेस है वो हमें नहीं मिले हैं। देखने में तो ये आता है कि कैपिटल बढ़ाने का टेक्नोलॉजी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बट हर जगह ऐसा देखने को नहीं मिला है। ये एक डिबेट का इशू है। दूसरा इशू है प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जीडीपी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए और एनवायरनमेंट को हम लोग इग्नोर कर दें, तो इससे होगा क्या? जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करेंगे, जिससे पोल्यूशन होगा, जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान होगा। और सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर हम एनवायरनमेंट को बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और एक अगला जो इशू है जिसपे काफी डिबेट हो सकती है, वो ये है कि जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, उसका क्या वेलफेयर से क्या रिलेशनशिप है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि आप सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी की ग्रोथ हो तो वेलफेयर भी बढ़े। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़ती जा रही है, बट उसका हिस्सा कुछ लोगों को ही मिल रहा है, तो क्या होगा? बाकी लोगों का तो वेलफेयर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ती जा रही है, बट जो जीडीपी है, यानी जो चीजें बनाई जा रही हैं, वो ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जिससे देश के लोगों को कुछ खास फायदा ही नहीं मिलेगा। जैसे हथियार बनाए जाएं, यानी हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा हथियार बनाने से आए, तो क्या होगा? हथियार तो हम लोग नहीं खाएंगे ना, हथियार में तो नहीं घूमेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ रही है बट वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने में ध्यान दें तो कुछ नेगेटिव स्पिल ओवर्स होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे क्या असर डाल रहा है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि अगर हम सिर्फ जीडीपी को ध्यान में देंगे तो कोई भी सोसाइटी के बारे में और कोई भी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं ध्यान देगा। तो आज की इस क्लास के साथ ही हम लोगों का जो 5th चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 6th चैप्टर के साथ।